नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, संकट से निपटने के लिए टीम इंडिया की तरह करना होगा काम। संसद में आज होगा अहम विधायी कामकाज। लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 तो राज्यसभा में कार्यसूची में ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़े विधेयक सहित 3 विधेयक शामिल। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पर। बंगाल में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का बंगाल मिशन जारी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके की पहली सूची जारी। वहीं केरल में राहुल गांधी का प्रचार अभियान आज। पंजाब में 48 घंटों में आम आदमी पार्टी का दूसरा विधायक गिरफ्तार। बलात्कार धोखाधड़ी के मामले में भगौड़े आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पर कसा शिकंजा। और दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश कनेक्शन वाले इंटरनेशनल हथियार सप्लायर मॉड्यूल का भंडाफोड़। 10 लोगों की गिरफ्तारी, 21 विदेशी हथियार बरामद। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार ने आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा होनी है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उपस्थित रह सकते हैं। विपक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई थी। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल पश्चिम एशिया युद्ध और इसके भारत पर प्रभाव को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में छिड़े वर्तमान संघर्ष के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अधिकार संपन्न 7 नए समूहों का गठन किया गया, जो एलपीजी आवश्यक सेवाओं की जो आपूर्ति है, साथ ही साथ वस्तुओं की आपूर्ति और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य जो विषय हैं उनका नियमित आकलन कर सुझाव देगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका केरल में एक कार्यक्रम पहले से ही तय है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में ये कहा कि अमेरिकी, इजराइल, ईरान से जो जंग जारी है, अगर वो लगातार आगे जारी रहती है तो इसके दुष्परिणाम होंगे और आने वाला समय देश के लिए एक परीक्षा की घड़ी हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि संकट से निपटने में राज्यों का सहयोग बेहद जरूरी है और हमें मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। और टीम इंडिया की तरह काम करने से उनका जो अभिप्राय वो ये था कि ऊर्जा संकट पर स्थिति का फायदा ना उठाने की चेतावनी उन्होंने दी। इसीलिए इस बात की पुरजोर वकालत की गई कि राज्यों को कालाबाजारी, जमाखोरी पर रोक लगाने के त्वरित आदेश हैं, यानी कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी संकट को देखते हुए टीम इंडिया की भावना के अनुरूप सभी देशवासियों को काम करना चाहिए और साथ ही साथ बदलते हालात में हर चुनौती के लिए हम तैयार रहें, क्योंकि सरकार के लिए हमेशा जनहित सर्वोपरि है। संवाद और कूटनीति की जरूरत पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि ईरान, इजराइल, यूएस सहित संबंधित देशों से लगातार वो संपर्क में है। संकट के समय देश के किस तरह से जो 11 वर्ष हैं वो प्रयास काम आ रहे हैं और साथ ही साथ युद्ध प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना अहम प्राथमिकता में शामिल है। बात संसद की, जिसके दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्यसूचीबद्ध है। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके अलावा दीवार और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 भी सूचीबद्ध है। वहीं संसद का जो उच्च सदन है, लोकसभा के बाद अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो उसकी कार्यसूची में आज 3 विधेयक शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट विधियां संशोधन विधेयक 2026 दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश करेंगी। साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 भी आज सूचीबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस पर चर्चा और इसे पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे।
और संसद की कार्रवाई पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजेश राज, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। राजेश, संसद की अगर हम विधायी कामकाज की बात करें तो काफ़ी अहम विधेयक हैं जो आज सूचीबद्ध हैं, जो राष्ट्रहित और लोकहित से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है आंचल, वो यही कि फाइनेंस बिल जो है वो लोकसभा में लगभग चर्चा पूरी हो चुकी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में रिप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा विनियोग विधेयक जो है वो भी चर्चा राज्यसभा में पूरी हो गई है, वहाँ भी वो रिप्लाई कर सकती हैं। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा और हम जानते हैं कि फाइनेंस बिल जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करता है, लिहाजा जो बजट से जुड़ा हुआ जो वित्त विधेयक है वो सबसे बेहद महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उस विधेयक को राज्यसभा में लाया जाएगा और यहाँ से बिल को पुनः लौटाकर लोकसभा भेज दिया जाएगा और इसी के साथ बजट जो है वो पारित हो जाएगा वित्त विधेयक के पास होने के साथ ही। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा और इसके अलावा अगर बात करें तो सर्वदलीय बैठक का आयोजन भी शाम 5 बजे किया गया है और इस बैठक में कहीं ना कहीं तमाम दलों के नेताओं को पश्चिम एशिया में जो संकट है उस पर बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अनुपस्थित रहने पर जो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हैं, जो इंडियन रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने तीखा हमला बोला है और कहा कि विपक्ष के नेता जो हैं उनको इस बैठक में होना चाहिए। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि इस बैठक में प्रधानमंत्री को होना चाहिए। कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, लेकिन उन्हें क्लैरिफिकेशन भी देना चाहिए था। तो विपक्ष के अपने जो हैं अपने अपने हथकंडे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने लोकसभा और फिर कल राज्यसभा में पश्चिम एशिया संकट पर पूरा बयान देकर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो स्टैंड है उसको क्लियर किया है और दुनिया भर के मुल्क में फैले अशांति पर एक लीडर की भूमिका में आकर उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि उच्च सदन से एक स्वर में शांति का संदेश देना जाना चाहिए। और वहीं सर्वदलीय बैठक का भी एजेंडा बिल्कुल क्लियर है अगर देखा जाए राजेश, लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार जब किसी भी मुद्दे पर चर्चा की मांग करता है और उसके बाद खुद ही उससे अपने कदम पीछे खींचता है और कहीं ना कहीं अपना रवैया जो है वो संसद के दोनों सदनों में उस अड़ियल रवैये का उदाहरण पेश करता है। देखिए, अभी जो है संसद के मकर द्वार पर जो तमाम विपक्षी दलों के जो सांसद हैं उन्होंने एलपीजी के किल्लत का मामला उठाया, धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद थे, मीसा भारती आरजेडी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत तमाम जो विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो इस बैठक में ये जो धरना प्रदर्शन था उसमें शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष का आंख खोलना, लेकिन रचनात्मक सहयोग के जरिए भी वो सत्ता पक्ष पर आक्रामकता दिखा सकता है। छोटे छोटे मुद्दों के बजाय बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरना विपक्ष का सबसे बड़ा कार्य और उनका धर्म भी माना जाता है कि वो शासक की आंख भी खोलते हैं। लेकिन रचनात्मक सहयोग या रचनात्मक विरोध के बजाय हठ धर्मिता अपनाकर कहीं ना कहीं सदन का कीमती वक्त जाया करना या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल ठीक दिखाई नहीं पड़ता है। और जो पॉलिटिकल पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस बात की चर्चा जरूर करते हैं कि विपक्ष को अपने स्टैंड में बदलाव करना चाहिए। और पहले वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को आकर जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपना स्टैंड खुद क्लियर करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा में बयान दिया, कल राज्यसभा में बयान दिया, तब फिर अब कहा जा रहा है कि उन्हें क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। अब कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री को भी मौजूद रहना चाहिए था। तो विपक्ष के नेता को आखिर क्यों नहीं मौजूद रहना चाहिए सर्वदलीय बैठक में? यह यक्ष प्रश्न है आंचल कि अगर नेता सदन प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा में, तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी उतनी ही अहमियत है जितनी प्रधानमंत्री की अहमियत होती है। सत्ता और विपक्ष दोनों की अहमियत समान मानी जाती है। तो अगर प्रधानमंत्री से उम्मीद है तो विपक्ष के नेता से भी देश को उम्मीद होनी चाहिए कि वो सर्वदलीय बैठक में पहुंचे। बिल्कुल, तो जो नियम है खास तौर पर विपक्ष अपनी बारे में ये भूल जाता है कि किस तरह के मजबूत विपक्ष का उदाहरण एक लोकतंत्र में देना उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो संसद के बाद आइए अब बात करते हैं
पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। और ये विधानसभा चुनाव से एक बड़ी खबर है। यहाँ चुनावी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अब इन चुनावी तैयारियों में जो संविदा कर्मी हैं उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी आउटसोर्सिंग नहीं होगा चुनावी ड्यूटी पर। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं उन्हें इसके लिए सतर्क किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये आदेश दिए हैं। निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए निर्देश जारी किए गए। पोलिंग ऑफिसर्स के डेटाबेस में जो संविदा कर्मी हैं उनकी ड्यूटी की शिकायत दर्ज की गई थी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इसीलिए ये बताया गया था कि संविदा कर्मी जो हैं उनकी ड्यूटी को लेकर जो शिकायत प्राप्त हुई उसको लेकर चेताया गया। शिकायत मिलने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फिर दिया निर्देश और आयोग ने सभी जो डीओज हैं उनसे 30 मार्च तक का लिखित जवाब मांगा है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां संविदा कर्मी जो हैं उनकी ड्यूटी चुनावी तैयारियों में नहीं लगेगी। चुनाव आयोग ने इस बाबत जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्हें सतर्क किया। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये आदेश दिए हैं। वजह साफ है, निष्पक्ष, इम्पार्शियल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट चुनाव कराने के निर्देश हैं, ताकि जो चुनावी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक अधिकार है अपने मतों को डालने का, उस चुनावी अधिकार का बहुत ही शांति, बिना डर, बिना खौफ के निर्वहन कर पाए पश्चिम बंगाल की जनता। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ दत्ता इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं। सौरभ, चुनावी तैयारियों में संविदा कर्मियों की ड्यूटी ना लगना ये कितना बड़ा फैसला है, यानी कि आउटसोर्स करके किसी की भी ड्यूटी चुनावी तैयारियों में नहीं लगाई जाएगी। इस फैसले को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से जोड़ा जा रहा है और ये कितना बड़ा सकारात्मक फैसला आप मानते हैं चुनावी तैयारियों के मद्देनजर? संविदा कर्मियों को इस काम में नहीं लगाने की बात हो रही है। वो क्या काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं कि कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, कौन पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, उनके डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। तो आप मानिए कि ये जो संविदा कर्मी है, ये लोग कौन है? ये संविदा कर्मी विभिन्न जो सरकारी दफ्तर है, ये माना जा रहा है कि ये सारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, इनका एक पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है। वो उनका एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उनकी एक झोंक है, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मान कर चलते हैं। तो इसके लिए ये अगर ऐसे व्यक्ति जिनका पॉलिटिकल एफिलिएशन है, अगर ऐसे व्यक्ति अगर इन काम से जुड़े रहेंगे तो उनके पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन कौन बूथ में कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ, कौन पोलिंग ऑफिसर हुआ, इसका तथ्य चला आएंगे। इसका तथ्य अगर चला आया उनके पास तो उसको काम में लगाकर निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, अगर मुझे पता चल जाता है कि मेरे बूथ में कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर आ रहे हैं, तो उनको डराना, धमकाना, उनको लुभाना, ये सारी जो बातें हैं, ये बातें भी हो सकती है। इसीलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स इस काम में नहीं लगेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इसके पहले भी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो है वो भी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के तहत काम कर रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर दायर किया गया था। तो इसी के चलते चुनाव आयोग ने कहा है कि हर डीओज को ये लिखित में देना पड़ेगा कि कहीं पर भी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स काम नहीं कर रहे पोल प्रिपरेशन में, ताकि आगे चलकर अगर ऐसा कुछ देखा जाए तो वो डीओ रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। उनको कहा गया है कि आप दो बातें याद कीजिए, एक 1951 रिप्रेजेंटेशन एक्ट के आर्टिकल 26 जहां पे साफ कहा गया है कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स पोल प्रिपरेशन के साथ नहीं जुड़ेंगे। और कलकत्ता हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन हुआ था, उसके चलते भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने देखा कि बंगाल के चुनाव में पहले ऐसा हुआ है कि जहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को नियुक्त किया गया है। तो इसके लिए ही चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको लिखित देना पड़ेगा, और आप स्टेट कौन कौन एम्प्लॉयज है उनका अलग लिस्ट बनाइए, सेंट्रल के कौन कौन एम्प्लॉयज है जो पोल प्रिपरेशन से जुड़ रहे हैं उनका अलग लिस्ट बनाइए। क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है किसी भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, किसी भी पोलिंग ऑफिसर कहां वो काम करने जा रहे हैं,
ये डेटा डाइवर्स नहीं होना चाहिए, ये डेटा किसी के पास जाना नहीं चाहिए। वो पोल डे में सिर्फ उनको पता चलेगा कि आज वो कहाँ जा रहे हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जब इतनी शिकायतें आई होंगी सौरभ, तो उसके बाद ये फैसला जो है चुनाव आयोग को लेना पड़ा। और इससे अगर पिछला इतिहास उठा के देखें तो क्या इस तरह से अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को लगातार जो संविदा कर्मी थे कहीं ना कहीं स्थापित करते हुए भी नजर आए होंगे? आजकल देखिए, यहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी है टीएमसी, ये टीएमसी पार्टी साम दान भेद सब दंड सब कुछ अपनाती है चुनाव में। तो इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स जो डिप्लॉय कर रहे हैं, उसमें भी चुनाव आयोग ने साफ तरीके से कहा है कि आप किसी भी जगह पे कोई जो गिफ्ट होता है या फिर कोई आर्टिकल्स होता है वो नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे, अगर पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। ये चुनाव आयोग को कहना पड़ रहा है। ये सिर्फ केंद्रीय बल की बात नहीं है कि चुनाव आयोग जो कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रोसेस से जो जुड़ा हुआ हो वो ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिस पे उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हो। इसीलिए चुनाव आयोग को हर एक कड़ी को देखना पड़ रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग को हर एक बात की, पिछले 3 सालों में जो इलेक्शंस हुए हैं, उन 3 सालों इलेक्शंस को जायजा किया गया है कि कैसे हर बार इलेक्शन कमीशन को यह सुनना पड़ रहा है कि बंगाल में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, क्या क्या वजह है। और इसके लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय कर दिए, आपने कहा कि इतने सारे ऑब्जर्वर्स चेंज कर दिए, लेकिन उसके पर्दे के पीछे भी बहुत सारे खेला यहाँ पे होता है, वो सारे समझाया गया है चुनाव आयोग को। तो एक आप माने एक पूरी किताब हो जाएगी पश्चिम बंगाल की ऊपर के मैनुअल के कैसे कैसे नियम तोड़े जा सकते हैं। इसका एक आपको मैनुअल मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो इसी के लिए ये सारी जो है नियम जो है ये सब किए जा रहे हैं ताकि बिल्कुल उद्देश्य साफ है सौरभ की, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल इलेक्शंस करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और पश्चिम बंगाल में वो अपनी इसी संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन तहत इस तरह के कड़क फैसले ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और ये बात पश्चिम बंगाल की ही हो रही है, तो आइए अब बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरों की। बात बीजेपी के मिशन पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीतिक तैयारियों को तेज कर दिया। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपने 2 दिवसीय बंगाल दौरे के दूसरे दिन मैराथन बैठकें कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कोलकाता में आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां काली के दर्शन कर देश की शांति, समृद्धि, जन कल्याण की कामना की। फिर वो सॉल्ट लेक स्थित पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन टीम और विभिन्न मोर्चों के प्रतिनिधियों के साथ जीत की रणनीति साझा करेंगे। दोपहर में वरिष्ठ नेताओं के साथ उच्च स्तरीय चर्चा होगी और फिर न्यू टाउन में नवदीप जोन की बैठक का समापन। इससे पहले मंगलवार को दौरे के पहले दिन उन्होंने डिजिटल पहुंच और बूथ नेटवर्क मजबूत करने के लिए बंद कमरे में कई अहम बैठकें की थी। आपको बता दें कि बंगाल में इस बार 23 और 29 अप्रैल 2 चरणों में मतदान होना है, जबकि मतगणना 4 मई को निर्धारित की गई है। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है पश्चिम बंगाल के इस बार के विधानसभा चुनावों में। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच महामुकाबला है। विधानसभा चुनाव में दोनों दिग्गज आमने सामने हैं। 5 साल पहले नंदीग्राम में ममता को मिली हार और नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को हराया था। अब वही मुकाबला भवानीपुर सीट पर आ पहुंचा। इस बार ममता बनर्जी के गढ़ में बड़ी चुनौती है और टीएमसी ने भवानीपुर को अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। अभिषेक बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट संदेश दिया कि टीएमसी का लक्ष्य ये होना चाहिए कि ममता को 60,000 वोटों से जिताना है। पार्षद और नेताओं को घर घर जाकर यानी डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए निर्देश दिए गए। हर बूथ पर मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति तैयार करने के लिए भी प्लान तैयार है। बीजेपी ने भी भवानीपुर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शुवेंदु अधिकारी ने इस मुकाबले के लिए किस तरह की रणनीति है उसका खुलासा किया। नंदीग्राम की जीत से उत्साहित है जो बीजेपी खेमा और उन्हें उम्मीद है कि भवानीपुर में भी ममता बनर्जी
के सामने एक कड़ी चुनौती के रूप में शुवेंदु अधिकारी खड़े हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। शुवेंदु का कहना है कि ममता बीजेपी और एजेंसियों से डरती हैं, बौखलाती हैं, केंद्रीय बल और चुनाव आयोग से भी उन्हें डर है। इसीलिए भवानीपुर की लड़ाई की अगर बात की जाए तो पूरे राज्य की नजर इस वीआईपी सीट पर है और भवानीपुर में ही ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच ये महामुकाबला है, जहां जैसे कि हमने आपको अभी पहले भी बताया कि नंदीग्राम जो एक बहुत सीट थी उसमें हार का सामना ममता दीदी को 5 साल पहले करना पड़ा था और अब ममता बनर्जी के गढ़ में ही बड़ी चुनौती दे रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। तो लगातार ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच जिस तरह से एक चुनावी टक्कर है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। और वहीं लोकतंत्र की नींव यानी युवा, उनके वोट पर टिकी है और चुनाव आयोग इस बात को अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोलकाता में पहली बार वोट देने वाले युवाओं के लिए खास जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जब कॉलेजेस के छात्र छात्राओं को मतदान की प्रक्रिया, उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारी के बारे में विस्तार से बताया गया। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस उन युवाओं पर था जिन्होंने हाल ही में 18 साल की आयु पूरी की है और पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोलकाता के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों और बूथ लेवल अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्हें मतदान प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण और मतदान के नैतिक पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। Free and fair poll is our motto. We'll have to conduct it as free as possible, as fair as possible. And you know, your one vote is very important. There are instances in India, in Rajasthan, a declared chief minister candidate lost his election by one vote. बूथ लेवल अधिकारी और विभिन्न कॉलेजों के सैकड़ों छात्र छात्राएं इस जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। हॉल में उत्साह का माहौल दिखा। इस जागरूकता सत्र के दौरान मौजूद युवाओं की शंकाओं का समाधान किया गया और उन्हें ये समझाया गया कि उनका वोट लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाता है। कार्यक्रम के दौरान मतदान प्रक्रिया, वोटर पंजीकरण, ईवीएम का इस्तेमाल और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मतदान पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि वोट सिर्फ एक कागज पर निशान नहीं, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम है। फेस्टिविटीज़ अराउंड द सेलिब्रेशन ऑफ इलेक्शंस, इस मोटो के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग अक्रॉस स्टेट, अक्रॉस हर डिस्ट्रिक्ट में स्वीप इवेंट कराएंगे और अपने वोटर्स और अपने सारे स्टेक होल्डर्स को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, उन्हें नज करेंगे अबाउट देयर इम्पोर्टेंस ऑफ वोट। चुनाव आयोग की इस पहल से छात्रों को मतदान के महत्व का एहसास हुआ और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से मतदान करने का संकल्प लिया। चुनाव आयोग का ये कार्यक्रम आगामी चुनावों को लेकर एक अहम कदम है, जो सुनिश्चित करता है कि हर मतदाता को लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल समाचारों में वक्त छोड़ से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH
किचन किंग से पक्का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। का स्वागत और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की, जिसके दुर्गम इलाकों में चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई। केंद्रीय बलों द्वारा फ्लैग मार्च कर लोगों को निडर होकर मतदान करने के लिए आश्वस्त किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दूर दराज क्षेत्रों तक अर्धसैनिक बल तैनात किए। हमारे संवाददाता सूर्यज्योति बंदोपाध्याय ने मौके का जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। 26 का पश्चिम बंगाल चुनाव को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर है जातीय चुनाव आयोग और इसी दौरान चुनाव से पहले कई जगह पर सीएपीएफ को डिप्लॉयमेंट हो गया। जैसे कि ये पुरुलिया जिला, वहां पर 20 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट हो गया और सीएपीएफ के जवान और लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से सभी जगह पे, जैसे कि रिमोट एरियाज है पुरुलिया का, दुर्गम इलाका है, वहां पर भी जाकर साधारण मानुष से, साधारण इंसान से वो लोग बातचीत भी कर रहे हैं और निडर होके, भयमुक्त होके चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए उनका कहना है। हम लोग बात करेंगे E65 बैटालियन सीआरपीएफ का ऑफिसर से। सर, यहाँ पे फ्लैग मार्च भी हो रहा है, आपका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। आप लोग ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो ये प्रक्रिया, ये कैसे आप रूप दे रहे हो? ये तो कठिनाइयां सामना करना ही पड़ती है देश के लिए और सीएपीएफ का काम ही ऐसे सब जगह शांति कायम रखने के लिए सीएपीएफ को जिम्मेदारी दी जाती है। साथ में हमारे सिविल पुलिस हमारा सहयोग करती है। तो हम जनता के बीच में यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप निडर रहें और निडर होकर अपना जो भी वोट है या अपना कार्य जो भी कर। आप लोग अभी जहां पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं वो रिमोट एरियाज में एक है पुरुलिया, जैसे कि ये इलाका पहले एक्चुअली रेड जोन था, माओइस्ट का प्रॉब्लम था वहां पर। अभी आपका जो डिप्लॉयमेंट हुआ, किस किस जगह पर आपका निगरानी रख रहे हैं, नजरदारी भी रख रहे हैं? हम जैसे ये पंडरा गांव है, पंडरा गांव पहुंचे हैं तो यहाँ पे हमको जैसे पहाड़ी एरिया है, दुर्गम एरिया है, वहाँ भी हम लोग जाके जनता के बीच में उनको विश्वास दिला रहे हैं। तो यही है हमारा कहना यही है फोर्स की तरफ से कि आप निडर रहें और आपके साथ हम लोग हैं। साधारण जो इंसान है यहाँ पे, नागरिक जो है, उनका तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा है। यहाँ की जो पब्लिक है और थोड़ा सा हिंदी उनको प्रॉब्लम है, लेकिन वो समझ रहे हैं और अच्छा है उनका सहयोग हमारे साथ। चुनाव के पहले ऐसे ही यहाँ पर फ्लैग मार्च भी चल रहा है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रक्रिया पुरुलिया जिला और पार्श्ववर्ती जो जिला है वहां पर कोने कोने तक ये सीएपीएफ का ये फ्लैग मार्च और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टिंग का जो काम, ये प्रक्रिया ये चल रहा है। कैमरा पर्सन देवाशीष आदोक के साथ सौरज्योति बंदोपाध्याय, दूरदर्शन संवाद, पुरुलिया। बात असम की, जहां आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। राज्य के कुल 126 निर्वाचन क्षेत्रों में से 124 सीटों पर जांच कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया। 124 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 776 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। वहीं 24 बारपेटा और 65 डेकियाजुली विधानसभा सीटों के नामांकन पत्रों की जांच को आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस चुनाव के लिए कुल 815 उम्मीदवारों ने 1389 नामांकन पत्र दाखिल किए। अब शेष 2 सीटों की जांच पूरी होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची स्पष्ट हो जाएगी। असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। नई गुवाहाटी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डिप्लू रंजन शर्मा ने भारी बहुमत से जीत का भरोसा जताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यों के प्रति जनता का प्रेम बताया। मुझे क्या बोलने की जरूरत है, लोगों का उत्साह, और ये उत्साह मैं बार बार बोल रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो प्रेम, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो लोगों का प्रेम, हमारा म्यूनिसिपैलिटी जो काम किया, तो ओवरऑल इट इज ए रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का प्रति लोगों का जो आशीर्वाद है ये अभूतपूर्व है। तो मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी, एज ए कैंडिडेट ऑफ द पार्टी, आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि हमको लोगों का ब्लेसिंग्स मिला और आप ये मान लीजिए विथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम लोग जीतेंगे। तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके ने 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर दी और पार्टी के प्रमुख के पलानीस्वामी को सेलम जिले से एडपाडी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। अन्ना द्रमुक राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अन्ना द्रमुक ने अपनी पहली सूची में केपी मुनुसामी, डिंडिगुल सी श्रीनिवासन
और नाथम आर विश्वनाथन समेत शीर्ष नेताओं को बरकरार रखा और साथ ही पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख नेताओं एसपी वेलुमणि को थोंडामुथूर और पी थंगामणि को कुमार पलायम से उम्मीदवार बनाया। वहीं एनटी के सभी 234 सीटों के लिए अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल विधानसभा चुनाव के लिए आज से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस दौरान वो कोझिकोड में एक बड़ी रैली करेंगे। ये रैली शाम को कोझिकोड बीच पर आयोजित की जाएगी। 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों से पहले राज्य में उनके प्रचार अभियान दौरे की शुरुआत होगी। और चुनावी सरगर्मियों पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हमारे 3 संवाददाता। अश्विनी मिश्र गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं, अक्षयनाथ चेन्नई से और सौरभ दत्ता कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अश्विनी का रुख करते हैं जो कि गुवाहाटी से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, किस तरह से अगर देखा जाए असम में जो जनता का सेंटिमेंट है वो किस तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है, और साथ ही साथ चुनावी तैयारियों को लेकर असम ने किस तरह से कमर कसी है? निश्चित तौर से आजकल अगर देखें तो एक खबर मैं शेयर करना चाहूँगा दर्शकों से। ये खबरें अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ रही थी कि जालूकबाड़ी से कांग्रेस की जो प्रत्याशी है विदिशा नियोग, इनका पर्चा खारिज हो गया। ये पूरी तरह गलत है। इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि विदिशा नियोग जो कि कांग्रेस कैंडिडेट हैं उनका पर्चा खारिज नहीं हुआ है। सामान्यतः एक कोई भी प्रत्याशी 4 सेट पर्चे के दाखिल कर सकता है। पार्शली पर्चे उनके खारिज होने की बात आई थी, वो स्प्रेड हुई सब जगहों पर। एक पर्चा उनका जो गलत जानकारी आने कारणों टेक्निकलिटीज़ की वजह से खारिज हुआ था, तो वो खबर फैलती फैलती ये हुई कि विदिशा नियोग का पर्चा खारिज हो गया है। लेकिन 4 सेट कोई भी कैंडिडेट पर्चा दाखिल कर सकता है। एक भी सेट कैंडिडेट का अगर पर्चा जो है सही पाया जाता है तो उसका कैंडिडेचर, उसकी उम्मीदवारी इलेक्शन कमीशन खारिज नहीं करता है। तो विदिशा नियोग जालूकबाड़ी सीट से हिमंता बिस्व शर्मा के सामने वो प्रत्याशी बनी हुई हैं और वो चुनाव मैदान में हैं। अभी तक अगर कल शाम तक की बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्रों को बारपेटा और ढेकुला जूली, इन दोनों के आज सुबह 11 बजे तक के लिए नामांकन पत्रों की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया था। अन्य जो 124 जो विधानसभा क्षेत्र थे उनमें कई सेट दाखिल किए जा सकते, तो 815 उम्मीदवारों में 1389 सेट टोटल नामांकन पत्र दाखिल किए, तो उनमें से जांच हुई तो 776 नामांकन पत्र जो है प्रत्याशियों के वैध पाए गए हैं। तो इन दोनों सीटों पर भी क्लियर डेटा आ जाने के बाद अब क्लियर हो जाएगा 12 बजे तक कि पूरे असम की स्थिति क्या है। लेकिन वास्तविक कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में है ये 26 तारीख को नाम वापसी के बाद ही तय हो पाएगा, कि क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी इंडिपेंडेंट, बहुत सारे प्रत्याशी बागी, बहुत सारे प्रत्याशी अपने राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के अलग जाकर दाखिल करते हैं। तो वास्तविक स्थिति सभी प्रत्याशियों को राज्यवार, दलवार, क्षेत्रवार, विधानसभावार ये स्थितियाँ 26 को नाम वापसी की तारीख खत्म होने के बाद क्लियर हो जाएगी। ये जो आपने कहा कि किस तरीके से प्रचार है, किस तरीके से धार है, तो प्रचार और लगातार धार और धुआंधार स्थिति में अब से लेकर 8 तारीख तक पहुंचेगा। 2 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी कमर कस रखी है। सब इंतजार कर रहे हैं कि जो क्लियर कट पेरीफेरा हो, जब 26 तारीख को जब नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी तो और जोर पकड़ेगा। लगातार प्रचार तो जारी है लेकिन उसमें और गति आएगी। स्टार नेताओं के प्रचार होंगे, यहाँ पर राजनीतिक दल के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक भी आएंगे। लेकिन ये मान के चले कि जनता यहाँ पर असम की अगर बात करें तो स्पष्ट तरीके से एनडीए गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन जो कि यहाँ के 6 राजनीतिक क्षेत्रीय दलों पर निर्भर करता है वो गठबंधन, और असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी और भाजपा का जो गठबंधन है एनडीए, इन्हीं के बीच मुख्य मुकाबला है। रणनीतिक तौर से अगर देखें, मतदाताओं के वो प्रत्याशियों की सूची जारी करने के लिहाज से अगर देखें या फिर सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर देखें तो भाजपा ने कहीं ना कहीं इसमें एक रणनीतिक बढ़त इसलिए बढ़ाई कि क्योंकि सीट शेयरिंग का फार्मूला बहुत आसानी से तय हो गया बगैर किसी विरोध के। जो सीटें थी वो भाजपा की और सहयोगी दलों की एकदम क्लियर थी और इन लोगों ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। लेकिन वहीं पर अगर महागठबंधन की अगर बात करें, जो कि ब्रॉडर सेंस में देश में महागठबंधन या कांग्रेस के सरबराही में, कांग्रेस के अगुवाई में महागठबंधन की जो बात की जाती है तो वो कहीं बिखरा हुआ दिखता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, टीएमसी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं,
यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटों पर तो कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं वो पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में, हालांकि मुख्य मुकाबला दो पार्टियों के बीच में है। अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, अगर मिशन साउथ की बात की जाए तो साउथ और नॉर्थ की पॉलिटिक्स बहुत अलग अलग होती है। जिस तरह से फ्रीबीज का कल्चर हमने साउथ की राजनीति में देखा है, पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त किस तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है? क्या एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं इस बार हावी होती हुई नजर आएगी? फोल बैक दीजिए प्लीज। साउथ और नॉर्थ के जो पॉलिटिकल, जी अक्षय बोलिए। अंचल, आपने बहुत ही बिल्कुल ठीक से कहा। साउथ और नॉर्थ के जो पॉलिटिक्स है बिल्कुल अलग है। और तमिलनाडु में अगर हम देखेंगे तो एक बार अगर डीएमके आ जाता है तो अगले बार एआईएडीएमके का गवर्नेंस होता है तमिलनाडु में। वही ट्रेंड हुआ है। अब तक सिर्फ 2 बार वो चेंज हुआ था। एक बार था एमजीआर के गवर्नेंस के टाइम पे, जब एआईएडीएमके 2 कंटिन्यूअस गवर्नेंस किया, और उसके बाद जयललिता के टाइम पे जब उन्होंने भी 2 कंटिन्यूअस टर्म्स किया। तो इस बार डीएमके बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कई सारे छोटे मोटे पार्टियों को उनके साथ लेके आके कि अगले बार भी वो चुनाव जीत जाए। बट अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स तो तमिलनाडु में बिल्कुल है डीएमके के खिलाफ, और उसमें कैश इन कर रहे हैं एआईएडीएमके और एनडीए अलायंस। और इसमें हम एक और बात देखा है कि कल और पिछले 3-4 दिनों में जब पीयूष गोयल जी यूनियन मिनिस्टर जब तमिलनाडु में आए थे, और एआईएडीएमके के चीफ एडपाडी के पलनीस्वामी जब वो बात कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि डीएमके के जो अलायंस है वो ठीक नहीं है, अलायंस पार्टनर्स खुश नहीं है। और उसमें हमने देखा है कि सीपीएम, वीसीके और कल एमएनएम भी उनके जो डिसअपॉइंटमेंट है वो दिखा दिया है। एमएनएम जो कमल हासन एक्टर टर्न पॉलिटिशियन का पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने कहा है कि वो आने वाले जो चुनाव है उनमें कंटेस्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ ये सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस को सपोर्ट करेंगे। तो हम देखा है कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो डीएमके के साथ है वो ज्यादातर खुश नहीं है। पर एआईएडीएमके के मानना है कि जो अलायंस पार्टनर्स उनके साथ है, जैसे कि एनडीए में बीजेपी को उन्होंने 27 सीट्स अलॉट किया है, जो है 7 सीट ज्यादा पिछले इलेक्शन से। और पीएम के जो है अनबुमनी रामदास के पार्टी, उनको 18 और 11 सीट्स एएमएम के जो टीटीवी दिनकरन के पार्टी के लिए भी दिया गया है। और आज एआईएडीएमके ने 23 सीनियर लीडर्स का नाम भी दिया गया है, फर्स्ट लिस्ट ऑफ सीनियर पॉलिटिशियंस टू कंटेस्ट इन द इलेक्शंस। उनमें एडपाडी के पलनीस्वामी का नाम भी है, और जयललिता के गवर्नमेंट में जो लीडर्स थे उनका नाम भी है, जैसे कि डी जयकुमार, सी विजय भास्कर, नत्तम विश्वनाथन, कई सारे नेम। ऑल 23 पिछले गवर्नमेंट्स में काम किए हुए लीडर्स है। तो बहुत ही प्रॉमिसिंग लिस्ट एआईएडीएमके ने आज लेके आया है। तो आंचल, हम देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है ये। इस बार एक और एक्टर टर्न पॉलिटिशियन भी आया है, जो है विजय, उनका भी एक पार्टी है, वो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करने वाला है। तो क्या ये 3 कॉर्नर फाइट होगा या 2 कॉर्नर? और क्या स्टार जब पॉलिटिकली बिल्कुल, तो जब स्टार्स पॉलिटिकल मैदान में उतरते हैं तो कितना जनाधार वो बढ़ा पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल हो जाएगा दक्षिण की राजनीति के लिहाज से। वहीं रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। सौरभ इस वक्त जुड़े हैं। सौरभ, क्योंकि हमने अभी एक रिपोर्ट दिखाई पुरुलिया से जुड़ी हुई, जहां संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि चुनावी जो तैयारियां हैं उसमें कोई विघ्न ना हो और लोग निष्पक्ष होकर बिना खौफ और बिना डर के अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएं। इस तरह से और संवेदनशील इलाकों में किस तरह से चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर रहा है आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मद्देनजर? हुआ था उससे पहले ही बंगाल में 480 कंपनी सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया गया था। और अभी चुनाव आयोग का कहना है कि फेज वाइज वो 31 मार्च, 10 मार्च, 13 मार्च और आखिरकार 17 अप्रैल, इन सारे डेट को लेकर 31 मार्च, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, इन तीनों डेट में और भी 1920 कंपनी डिप्लॉय होगा। और कुल मिलाकर एक फेज में 2400 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस रहेगी बंगाल में। और चुनाव के बाद भी 500 कंपनी जो है फोर्स वो डिप्लॉय रहेगी। इसका कहना यही, इसका कारण यही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो स्थिति है वो लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे।
इसी के लिए इतने सारे फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं। और साथ ही साथ आप अगर पोल के प्रिपरेशन की बात करें, पोल कैंपेन की बात करें, तो आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी के जो सर्वभारतीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी, वो आए हुए हैं। वो आज स्टेट इलेक्शन कमेटी के जो मैनेजमेंट के जो बीजेपी के जो नेता हैं उनसे बात करेंगे, सेंट्रल मिनिस्ट्रेट से बात करेंगे, चुनावी रणनीति जो है उस पर मोहर लगाएंगे। और यहाँ पे उत्तर बंगाल में आज ममता बनर्जी पहली पब्लिक रैली कर रही है अपनी, तो वहां से देखना पड़ेगा कि एसआईआर को लेकर अब क्या नई बात वो कह रही है, क्योंकि कल जो सप्लीमेंट्री लिस्ट जो परसों देर रात को पब्लिश हुआ था उसको लेकर ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि क्यों देर रात को लिस्ट निकाला जा रहा है और किसी को फायदा देने की कोशिश हो रहा है। और रिटर्निंग ऑफिसर्स को लेकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है, जो बीजेपी का कहना है कि असल में भवानी है। सौरभ, हम देख रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में होना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अश्विनी आपका, अक्षय आपका और सौरभ आपका, इन तमाम चुनावी जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये थी खबरें आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। वक्त ब्रेक का, आप देखते हैं डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत, बढ़ते हैं आगे। पंजाब की पटियाला पुलिस ने बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में फरार विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को ग्वालियर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पठान माजरा पर सितंबर में पटियाला के सिविल लाइन थाने में एक महिला की शिकायत पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार पटियाला पुलिस पठान माजरा की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो वो पुलिस पार्टी पर हमला कर फरार हो गए। 48 घंटे में पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। इससे पहले 23 मार्च को मंत्री लालजीत भुल्लर की गिरफ्तारी हुई। इधर लालजीत भुल्लर मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करेगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल हथियार सप्लायर के एक बड़े गिरोह को पकड़ा। इस गिरोह के लिंक पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के अवैध हथियार सप्लायर्स के साथ है। बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने इस गैंग से जुड़े 10 लोगों की गिरफ्तारी की। इस गिरोह के पास से 21 अत्याधुनिक विदेशी हथियार बरामद किए गए। इसमें पिस्टल, सब मशीन गन, ऑटोमेटिक पिस्टल और 200 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इनके पास से कई ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए, जिनमें कुछ चेक रिपब्लिक निर्मित सब मशीन गन पिस्टल भी शामिल है। इनमें तुर्की निर्मित PX 5.7, चीन निर्मित PX3 और चेक निर्मित शैडो CZ के साथ साथ इटली निर्मित बुरेटा, ब्राजील का टॉरस और जर्मनी का वॉल्थर जैसे विदेशी हथियार शामिल हैं। लंदन स्थित अगर हम बात करें इस खबर से जुड़ी हुई, तो ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोराईस्वामी ने दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर जोर दिया, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह AI और तकनीक विकास का माध्यम बन रहे हैं,
उसी तरह इन्हें देशों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उच्चायुक्त के अनुसार भारत और ब्रिटेन की AI क्षमताओं को एक साथ लाने के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि दोनों देशों ने हाल ही में इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन किया है। Just as we are looking for AI and technology to be a driver of growth horizontally across our countries and inclusion horizontally across our countries, why not also try and link our countries together horizontally? There is enormous opportunity for this. Some of the work that was showcased in the UK to start with, now nearly 3 years ago, and some of the work that was showcased a few weeks ago in India, suggests to us that there is considerable opportunity for us to be able to bring together the enormous capabilities that the UK has already deployed on AI and the enormous capabilities that India is bringing to display in AI. वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स का हवाला देते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन दोनों ही AI के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुके हैं। सुनक ने इस बात को खुले तौर पर स्वीकार किया कि ताज़ा रैंकिंग में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा। हालांकि उन्होंने मजाकिया अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पुरानी बात भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ICC टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में इंग्लैंड अभी भी भारत से थोड़ा सा आगे बना हुआ है। According to the globally respected Stanford University AI Index, both India and the UK, I'm pleased to say, are ranked as AI superpowers. Although I do have to acknowledge that India just overtook the UK into the medal positions in the last rankings. But as I reminded Prime Minister Modi at the summit, England remain just ahead in the ICC test ranking. गुजरात विधानसभा ने कल 7 घंटे से अधिक चली बहस के बाद बहुमत से समान नागरिक संहिता UCC विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया गया है। इससे पहले दिन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ये विधेयक सदन में पेश किया, जो राज्य सरकार द्वारा गठित पैनल की अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के एक सप्ताह बाद लाया गया। विधेयक के पारित होने के साथ ही गुजरात उत्तराखंड के बाद UCC पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। ये बिल सब जाति के लिए रक्षण करने के लिए आने वाले समय में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और मैं पुनः एक बार ये बिल पूरे देश में दूसरा राज्य गुजरात राज्य है कि बिल हमने पारित किया है। माननीय राज्यपाल की साइन होने के बाद ये अमल में आएगा और सरकार की ओर से मैं भरोसा देता हूँ ये बिल आने के बाद हमारी बहनें वो सुरक्षित महसूस करेगी और कोई भी ऐसा होगा तो ये बिल में जो जोगवाई है उसके तहत उसको सजा मिलेगी। थैंक यू। गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को 7 घंटे से ज्यादा चली लंबी बहस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया। इसके तहत सभी समुदायों और धर्मों के लिए शादी, तलाक, भरण पोषण और विरासत जैसे नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा लागू किया गया है। बीजेपी ने इसे समानता सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक सुधार बताया, जबकि कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया और कहा कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और मुस्लिम विरोधी है। तो सीएम भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में इसे पेश किया था और साथ ही साथ गुजरात विधानसभा में UCC विधेयक को पारित कर दिया गया। सभी धर्मों के लिए समान कानूनी जो नियम हैं वो इसमें पारित किए गए हैं। तो सीएम भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में इसे पेश किया। 7 घंटे की बहस के बाद इसे पास किया गया। सरकार ने बताया इसे एक ऐतिहासिक कदम है और UCC लाने वाला अब दूसरा राज्य गुजरात बना है। उत्तराखंड, आपको याद दिला दे कि पहला राज्य बना था जिसने UCC लागू किया। बिल के विरोध में कांग्रेस और आप पार्टी रहे और वोटिंग के दौरान उन्होंने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। आप इससे जो बड़ी मुख्य बातें हैं वो आपको बता दें। विधेयक में सभी धर्मों के लिए समान कानूनी नियम है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार में एक रूपता इसमें लागू की गई है। लिव इन संबंधों का जो पंजीकरण है यानी कि रजिस्ट्रेशन है उसे अनिवार्य बनाया गया इस विधेयक के जरिए। बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।
इसके साथ साथ बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार, यानी कि जो पिता की संपत्ति है उसमें समान अधिकार है। अनुसूचित जनजातियों पर कानून लागू नहीं होगा। उल्लंघन अगर आप करते हैं कानून का तो जुर्माना तो होगा ही, साथ ही साथ आपको जेल भी जाना पड़ेगा। इसके साथ ही निकाह, हलाला जैसी जो तमाम प्रथाएं हैं उन पर रोक है और सरकार ने इस कदम को बेहद ऐतिहासिक बताया। सीएम ने कहा कि अनुच्छेद 14 के तहत सभी जो कानून है उसके समक्ष ये समान है और साथ ही साथ सभी धर्मों के साथ साथ जो महिलाएं हैं उन्हें समान अधिकार दिया जाएगा। तो इस ऐतिहासिक कदम को साफ तौर पर सरकार ने कहा कि ये ऐतिहासिक और युगांतकारी बदलाव लेकर आएगा। जब हम बात करते हैं यूसीसी की तो चलिए अब रुक करते हैं दिल्ली का, जहाँ के करोल बाग इलाके में झंडेवाला मंदिर के पास देर रात एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौत हुई है। दमकल विभाग के मुताबिक उन्हें रात करीब 1 बजे सूचना मिली कि राजस्थान की एक बस हनुमान मंदिर चौक से उसके पास पलटी है। बस में लगभग 25 यात्री सवार थे। 12 लोगों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें 2 मृतक शामिल हैं। 10 को गंगाराम अस्पताल और 1 को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लिया। फिलहाल बस चालक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मरने वालों में एक युवक की पहचान हुई, जबकि दूसरे की शिनाख्त जारी है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन हमेशा से एक अहम भूमिका निभाता रहा है, लेकिन अब सरकार की खास योजना की बात की जाए जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसे नई ऊंचाई पर ले जा रही है। साल 2014 में शुरू हुई ये योजना आज लाखों पशुपालकों की किस्मत बदल रही है। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। भारत में पशुपालन सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन का आधार है। इसी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य है देसी गायों की नस्ल का संरक्षण, सुधार और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी। इस मिशन के तहत गिर, साहिवाल और राठी जैसी देशी नस्लों पर खास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जलवायु के अनुकूल, कम देखभाल में टिकाऊ और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता भारत की देशी गायें पशुपालकों के लिए बेहद उपयोगी हैं। साथ ही ये जैविक खेती को भी मजबूत बनाती हैं। सरकार आधुनिक तकनीकों जैसे कृत्रिम गर्भाधान और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल बढ़ा रही है, जिससे छोटे पशुपालक भी उच्च गुणवत्ता वाले पशु तैयार कर पा रहे हैं। साथ ही पशुपालकों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और सब्सिडी भी दी जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से पशुपालकों को दूध उत्पादन में बढ़ोतरी, कम लागत में पालन, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, गोबर और गोमूत्र से अतिरिक्त आय जैसे कई बड़े फायदे मिल रहे हैं। सरकार इस मिशन के तहत गोकुल ग्राम की स्थापना, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र, ई-पशु हाट पोर्टल और कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क का विस्तार जैसे कई अहम कदम उठा रही है। इसके अलावा गोपाल रत्न पुरस्कार जैसे कार्यक्रमों से पशुपालकों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो भारत सरकार की स्कीम है, 2014 में बनी थी, और जहाँ पे जो देसी नस्लें हैं गाय की, भैंसों की, उसमें कैसे बढ़ावा मिले, इसके लिए ये स्कीम है। इस स्कीम के ज़रिए जो फोकस है वो फोकस है कि जो देसी नस्लें हैं उनको बढ़ावा कैसे मिल सके। तो तरह तरह के प्रोग्राम जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोग्राम जो पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं, इसमें जो नस्लें हैं जैसे गिर है, साहिवाल है, राठी है, ऐसी भिन्न भिन्न जो हमारी देसी नस्लें हैं उस पर फोकस किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का असर अब गांव-गांव में दिखाई पड़ रहा है। लाखों पशुपालक इससे जुड़ चुके हैं। सहकारी डेयरी नेटवर्क मजबूत हो रहा है और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा अभियान और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बन चुका है। शमीम अख्तर, DD न्यूज। और अब बात चैत्र नवरात्रि की, जिसका आज 7वां दिन है। आज देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। इस पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली के झंडेवाला मंदिर और छतरपुर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त मां कालरात्रि से अपने परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं।
असम सरकार की प्रज्ञान भारती, निजोत मोइन और निजोत बाबू जैसी योजनाएं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्राओं को बेहतर अवसर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं में छात्राओं के विश्वविद्यालयों में दाखिले में वृद्धि हुई, बाल विवाह में कमी आई और स्नातकोत्तर तक शिक्षा अब आसान हुई। इन योजनाओं का असर विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लाखों छात्र छात्राएं उनके परिवार इस कल्याणकारी पहल का लाभ उठा रहे हैं। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस खास रिपोर्ट के साथ। आप बन रहे डीडी न्यूज के साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के दाखिले में वृद्धि हो, छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों को गति मिले, इसी उद्देश्य से साल 2020 में असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की, जिसके तहत इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का फैसला किया गया। इससे मेधावी बालिकाओं के विश्वविद्यालयों में दाखिले में इजाफा तो हुआ ही, उनका आना जाना भी आसान हुआ। ये जो प्रज्ञान भारती स्कीम है वो लगातार लड़कियों को पढ़ाई के लिए बेनिफिट कर रहा है और जो ड्रॉप आउट वगैरह है वो बहुत कम हो गया है अभी। और लड़कियां मतलब अभी पढ़ाई के लिए ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं। एचएस के बच्चियों को भी मिल रही है और यूजी के लड़कियों को भी मिल रही है और मास्टर्स के सारी लड़कियों को मिल रही है। प्रज्ञान योजना का नतीजा सकारात्मक रहा तो राज्य सरकार ने इसका दायरा और बढ़ा दिया। लड़कियों के बाल विवाह और स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या से निपटने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने निजोत मोइन योजना के तहत छात्राओं को मासिक स्टाइपेंड देना भी शुरू किया। निजोत मोइना योजना के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं को 1000 रुपए, स्नातक में 1250 रुपए और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाली छात्राओं को 2500 रुपए का मासिक स्टाइपेंड दिया जा रहा है। ये योजना असम में छात्राओं की शिक्षा की दिशा में ऐतिहासिक और दूरगामी कदम साबित हो रही है। एज अ गर्ल बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में शायद लड़कियों को उतना नहीं दिया जाता है शायद बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो उनके लिए अच्छा होता है कि ठीक है वो खुद से अगर अच्छा कर पाए तो खुद ही वो सेल्फ एम्पावरमेंट आ जाता है। शिक्षा में लड़के और लड़कियों की समानता और समान अवसर रहें, इसलिए प्रज्ञान भारती योजना का विस्तार करते हुए 80% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को भी इस योजना का लाभ देने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है। साथ ही निजोत बाबू योजना के तहत छात्रों को भी स्टाइपेंड दिया जा रहा है। ये जो स्कीम है ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोगों के एक्स्ट्रा थोड़ा सा वो एक्सपेंसेस होता है जब हम लोग आते हैं यूनिवर्सिटी पेट्रोल के लिए। और स्कूटी जो हमें मिलता है प्रज्ञान भारती, तो पेट्रोल के लिए भी हमारे पास वो पैसा मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा मतलब स्कीम है। राज्य सरकार के इस कदम से बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है, बाल विवाह में कमी आई है, साथ ही साथ स्नातकोत्तर तक की शिक्षा आसान हुई है। अमूमन हायर सेकेंडरी के बाद ही छात्र पहली बार मतदाता बनते हैं और लाखों की संख्या में विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं जो इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। विद्यार्थी हित की ऐसी योजनाएं निश्चित ही एक बड़ा लाभार्थी वर्ग बनाती हैं। ये जो रकम दिए जाते हैं ये शिक्षा में काफ़ी सहायक होता है, ये उनको बहुत मदद होती है। और ख़ास करके जैसे कि पुस्तकें खरीदने हो, आने जाने का खर्चा हो, ये अलग अलग चीज़ें जो हैं इसमें काफ़ी मदद कर जाते हैं। चाहे प्रज्ञान भारती योजना हो या निजोत मोइना और निजोत बाबू योजना, ऐसे लाभार्थी बच्चों और इनके परिवारों की संख्या लाखों में है जो वर्तमान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसका असर विधानसभा चुनावों में भी दिख सकता है। शिक्षा, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य, इन बातों को ध्यान में रखते हुए असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना चलाई, जिसमें 80% से ज्यादा अंक पाने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाती है। निजोत मोइना और निजोत बाबू स्कीम के तहत उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे वो अपनी पढ़ाई निर्बाध तरीके से पूरी कर सके। और ये बच्चे इसी बात के प्रमाण हैं कि किस तरीके से ये अपना उज्जवल भविष्य गढ़ रहे हैं। ये महज एक स्कूटी भर ही नहीं है, ये मेहनत की जीत है, ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, ये शिक्षा और सुरक्षा की गारंटी है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी।